हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं मोहम्मद रहीम। आज बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सारा डिस्कस कर लिया है, उसके ओवरऑल की कितनी सभ्यताएं हैं, कौन सी सभ्यता बड़ी है, कौन सी सभ्यता छोटी है, ठीक है, कौन सी कितनी सभ्यता भारत के अंदर है, कितनी सभ्यता पाकिस्तान के अंडर में चला गया है 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं 1400 प्राचीन बस्तियों में से उस खास एक बस्ती की जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता, इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता एक अपनी खास पहचान के लिए एक बस्ती के तौर पे भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी। खोज हुआ था 1921 में। खोज हुआ था 1921 में। किसके द्वारा हुआ था? तो खोजकर्ता जो था, खोजकर्ता, ये जो खोज करता है वो है रखाल, सॉरी रखाल नहीं, दयाराम, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अच्छा, किस नदी पर खोजा गया था? तो नदी का नाम भी आप याद रखिएगा। तो वो नदी था रावी नदी। वो कौन सी नदी थी? रावी नदी। इसका लोकेशन भी आप याद रखिएगा कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो अगर हम देश की बात करें, अगर हम देश की बात करें कि किस देश में है, तो ये है पाकिस्तान में। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत। और इसी पंजाब प्रांत का एक जिला है जिस जिले का नाम है साहिवाल, साहिवाल जिला। ठीक है, साहिवाल जिला। यानी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों चला गया कहाँ पे? पाकिस्तान में चला गया 1947 के विभाजन के बाद। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो सभ्यता है ये भारत में खोजा गया, भारत में खोजी गई पहली बस्ती थी। ठीक है, ये भारत में खोजी गई क्या थी? पहली बस्ती थी। तो याद रखिएगा कि भारत में खोजी गई पहली बस्ती कौन सी थी? तो वो था हड़प्पा। ठीक है, हम जानते हैं कि 1400 प्राचीन बस्तियों की खोज की जा चुकी है, 1400 से अधिक ही आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें 925 बस्ती और 475 बस्ती। ठीक है, ये जो है, हाँ, ये इसमें ये जो है ये भारत के हिस्से में गया और ये चला गया पाकिस्तान के हिस्से में। ठीक है, ये पाकिस्तान के हिस्से में कब? 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद। हमने बताया था कि 1400 प्राचीन बस्तियों में जो सर्वाधिक बस्ती है वो भारत के गुजरात राज्य में, और जबकि नदियों की बात करें तो सरस्वती नदी के किनारे लगभग 1100 प्राचीन बस्तियों के साक्ष्य यानी कि एविडेंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि भारत में खोजी गई पहली बस्ती कौन सी थी? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, इतने चीजें जो है कि खासकर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, खासकर वनडे एग्जाम में। अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ पे क्या होता है? तो कंफ्यूजन भी हम आपको बता देते हैं। तो कंफ्यूजन होता है किसके साथ? कंफ्यूजन होता है आपको जो है, कंफ्यूजन होता है आपको मोहनजोदड़ो को लेकर। ठीक है, किसको? मोहनजोदड़ो। अब ये जो मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो का जो खोजकर्ता है उसका नाम है रखाल दास बनर्जी। रखाल दास
बनर्जी। और ये किस नदी के तट पर खोजा गया है? तो नदी की जब बात आता है तो वो नदी है कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, और ये सिंध का लड़काना है, सिंध का लड़काना, सिंध का लड़काना ये स्थान है जहां पे ये बसा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अहम बिंदुओं पर। अब देखिए दिक्कत आपको इसमें क्या है। अच्छा, खोज भी हम लिख देते हैं 1922 में। अब आपको जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को आज हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में, हाँ, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख या मुख्य दो नगर हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को आप उसी तरह लीजिए जिस समय वर्तमान भारत में दिल्ली और मुंबई है। ठीक है, तो ये दोनों दिल्ली और मुंबई का कंपेयर आप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हड़प्पा हर मामले में मोहनजोदड़ो के अकॉर्डिंग छोटा है, यानी कि समझ लो कि दो भाई है, एक भाई छोटा है और दूसरा भाई बड़ा है। हमेशा इनके बाप ने छोटे को छोटा काम सौंपा और बड़े को बड़ा काम सौंपा। इस तरह से आप इस चीज को याद रखिएगा। अब दो भाई हैं, छोटे को छोटा काम, बड़े को बड़ा काम सौंपा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही आप समझ लीजिए। देखिए हड़प्पा में क्या है? ये छोटा शब्द है, मोहनजोदड़ो क्या है? बड़ा शब्द है। ठीक है, तो 1 2 3 मुख्य रूप से 3 शब्द। अब यहाँ पे देखिए कितने, लगभग 6 शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शब्दों में क्या है? बड़े हैं। ठीक है, लिखावट में ये क्या है? बड़े हैं। तो जो छोटा है उसके साथ छोटे लोग आएंगे, जो बड़ा है उसके साथ बड़े आएंगे। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में डिफरेंट कैसे करना है? हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था। तो देखो टाइटल को हम ले भी ले और रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल सहित इनके शब्दों की संख्या देखिए और टाइटल सहित इनके शब्दों की संख्या देखिए, तो क्या है? तो हर मामले में ये वाला शब्दों की संख्या अधिक है और इसमें शब्दों की संख्या कम है। हम ये हटा देते हैं। टाइटल को अगर हम हटाकर बात करें तो दयाराम 4 शब्दों में और रखालदास बनर्जी, हाँ, रखालदास कितने हैं? 5 शब्दों में। यानी कि बड़ा शब्द है तो बड़ी सभ्यता में जाएगा, छोटा शब्द है तो छोटी सभ्यता में जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं सन। तो सन देखिए 1921 छोटा है और 1922 बड़ा है। तो 1900 छोटा है तो इसको हड़प्पा में जोड़ दो और 1922 बड़ा है तो इसको मोहनजोदड़ो में जोड़ दो। यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में। अब नदी की जब बात आता है तो नदियों में दोनों के शब्द क्या है? समान है। ये भी 2 शब्द में है और रावी भी 2 शब्द में है। तो आप इस चीज को ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो रावी नदी है वो छोटी नदी है, हड़प्पा जो सिंधु है वो बड़ी नदी है। ठीक है, नाम भी आप लेंगे सिंधु नदी, हड़प्पा, हड़प्पा मतलब रावी। अब रावी कौन सी नदी है? रावी। वो कौन सी नदी है? सिंधु। तो सिंधु में जैसे लग रहा है कि थोड़ा एनर्जिक टाइप का फील हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंधु नदी वास्तव में बड़ी नदी है और इस पे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद भी चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद भी चल रहा है कि हम सिंधु नदी का पानी रोक देंगे तो पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, कुल 6 नदियां हैं जिसमें 3 नदियां भारत के अंदर में और 3 नदियों का अधिकार जो है पाकिस्तान के अंडर में। यानी कि 3 नदियों का पानी 80% भारत यूज करेगा, 20% पाकिस्तान। तो वही 3 नदी है जिसका 20% भारत और 80% पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, तो दोनों के पास पानी रोकने का अधिकार है। तो क्या लगता है कि सिंधु नदी के पानी को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। वर्तमान सरकार तो किसी हाल में नहीं रोक सकती। मोदी सरकार मोदी जी तो कभी जिंदगी में नहीं रोक सकते सिंधु नदी का पानी। तब तक वो खुद ही पानी में मिल जाएंगे, गंगा जी में विसर्जित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की जरूरत पड़ेगी और उस डैम को बनाने में लगभग 20 से 25 साल लगेंगे। पैसे कितने लगेंगे वो उसका तो पता ही था, ही छोड़ दो, बहुत पैसे लगेंगे। भारत अभी तो इतना ऑलरेडी कर्ज में, और ज्यादा कर्ज में भारत डूब जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सिंधु नदी के पानी को रोका नहीं जा सकता। राजनीति के तौर पे मोदी जी, योगी जी भले बोल दें कि सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, पाकिस्तान में सूखा पड़ जाएगा, कभी नहीं हो सकता ये संभव। कभी सिंधु नदी का पानी ये नहीं रोक सकते। ठीक है, तो ये चीज हमको देखने को मिलता है। तो सिंधु नदी बड़ी नदी है तो बड़ी सभ्यता में जाएगा, रावी नदी छोटी है तो छोटी सभ्यता में जाएगा। तो इस तरह से रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरा ये है कि देखो अगर हम हड़प्पा की बात करें तो किसने किया था? दयाराम ने। तो हड़प्पा में दयाराम से रिलेट कर देंगे, इसमें नो कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन अगर आपको रखालदास में आएगा तो आप देखिएगा कि इसमें दूसरे नंबर पर द है और इसके भी दूसरे नंबर पे क्या है? द, यानी दड़ो दास। याद रखिएगा दड़ो दास मतलब मोहनजोदड़ो का जो दड़ो है वो रखालदास के दास से मिल रहा है, तो इसको इससे रिलेट करिए, जो बचेगा उसको इसके साथ रिलेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो
चलिए इसको इतना ही, इसको पहले नोट करिए, फिर हम बताते हैं कि क्या क्या एविडेंस और साक्ष्य मिले थे हड़प्पा सभ्यता से। नोट करिए। चलिए देखिए, हड़प्पा से साक्ष्य की बात करें तो हम बात करेंगे अन्नागार। अन्नागार अन्नागार की बात अगर हम बात करें तो हमको देखने को मिलता है क्या, स्नानागार। स्नानागार के बाद अगर हम बात करें तो स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह के बाद अगर हम बात करें तो कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान। R37 कब्रिस्तान के बाद अगर बात किया जाए, कौन सा ले लें, यही तो था, तो यच कब्रिस्तान। यच कब्रिस्तान के बाद एक जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है मातृ देवी की मृण्मयी। इसको भी छोड़िए। ठीक है, तो मुख्य रूप से हम इतने पॉइंट पर बात करेंगे। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। हो गया।
चलिए, ये मातृ देवी का मैं लिखकर इसको इरेज कर दिया, मतलब दोनों का एक ही था, मगर कुछ इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अन्नागार का। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी, पूरा लिख देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार। अन्नागार को आप इस तरह से लीजिएगा जैसे अन्न, ठीक है, मिल, गोदाम, जहां पे आज के वर्तमान किसान अपने अनाज को ले जाकर इकट्ठा करते हैं, मतलब सही तरीके से उसको रखने के लिए, पूरी सुविधा के साथ रखने के लिए जिस गोदाम या मिल में रखते हैं, उसी को उस समय अन्नागार के नाम से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी जो इमारत थी वो क्या थी? अन्नागार। अन्नागार के बाद अगर हम बात करें तो आता है बात किसका? स्नानागार का। किसका आता है? स्नानागार का। तो स्नानागार कुछ इस प्रकार से बनाए जाते थे, सीढ़ी नुमा, ठीक है। इनके चारों तरफ जो है इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, ठीक है। क्या होती थी? सीढ़ियां होती थी कि आप जो है इस स्नानागार के नीचे तक आप जा सके, यानी पानी का लेयर जो है नीचे चला गया तो आप उन सीढ़ियों के थ्रू और भी नीचे जा सकते हैं। तो स्नानागार के बनाने के पीछे दो पर्पस थे, एक था धार्मिक अनुष्ठान और दूसरा अपनी जीविका को चलाने के लिए उनको जिन पानी की आवश्यकता पड़ती थी उन पानियों को वो इकट्ठा करते थे। कहाँ पे? स्नानागार में। स्नानागार इनके घर के अंदर भी होते थे, अगर बड़े घर है तो घर के अंदर, नहीं तो घर के बाहर साइड में ये स्नानागार बनाते थे। अपने घर की जल निकास प्रणाली को इतना ज्यादा डेवलप कर लिए थे कि उस जल निकास प्रणाली के माध्यम से जब बारिश होता था तो उस बारिश का सारा पानी निकलकर मतलब छत का, घर के आंगन का और घर के बाहर के द्वार का, ये सारा पानी इकट्ठा होकर कहाँ पे जाते थे? ये जाते थे स्नानागार में आकर इकट्ठा हो जाते थे। अब इस स्नानागार को वो क्या करते थे? पीने के लिए यूज करते थे, स्नान करने के लिए यूज करते थे, पशुओं को अपने पिलाने के लिए यूज करते थे, और कभी कभी जो है कि रेयर केस में कृषि कार्य में भी इसका यूज वो कर लेते थे, छोटे छोटे कृषि कार्यों के तौर पर, ठीक है। तो धार्मिक अनुष्ठान में क्या था कि धार्मिक अनुष्ठान में यह था कि लोग यहाँ पर जो है, जिसे हम लोग मेला वगैरह करते हैं, आज भी देखो कि तो कोई गांव वगैरह का जो मेला होता है वो किसी कोई मंदिर होता है, मंदिर के आसपास जो है कि हमको एक कुंड या एक तालाब, स्नानागार हमको देखने को मिलते हैं। उस समय के स्नानागार की ये खासियत थी कि वो इनके चारों कोने में कमरे बनाए हुए थे। क्या बनाए हुए थे? कमरे बनाए हुए थे। स्नानागार की एकदम तह तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी, सीढ़ियों के माध्यम से वो जाते थे। अब ये जो कमरे बनाए थे, ये कमरे बनाने के पीछे उनका पर्पस क्या था कि महिलाएं अगर आकर स्नान करेंगी तो स्नान करने के बाद वो कपड़े कहाँ पे जाकर बदलेंगी, उसके लिए उन्होंने सेपरेट रूम की भी व्यवस्था कर रखी थी। वर्तमान सरकार, आज की सरकार इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं देती है, टेम्परेरी में जरूरत पड़ता है तो यहाँ वहाँ लगा देती है, मतलब इतनी कम मात्रा में होती है कि महिलाएं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं और खुलेआम वो अपने कपड़े वगैरह चेंज करती हैं बैठकर नदियों के आसपास या नदियों के किनारे, ठीक है। मगर उस समय की ये अनपढ़ गवार जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इतने ज्यादा समझदार थे कि उस समय के महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस तरह के इंतजाम वो किए हुए थे, ठीक है। तो ये था स्नानागार। स्नानागार के बाद अगर हम बात करें तो बात आता है स्वास्तिक चिन्ह का। तो हिंदू धर्म में जिस चिन्ह को पवित्र माना जाता है, उस पवित्र चिन्ह का भी उद्भव कहाँ से होता है? सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा से उसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। हड़प्पा के जो लोग थे वो अपने प्रतीक चिन्हों में स्वास्तिक चिन्ह का यूज करते थे और वो भी इनको जो है कि पवित्र चिन्ह मानते थे। तो पवित्र चिन्ह की जो साक्ष्य है वो हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं? हड़प्पा से देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात आता है 837 कब्रिस्तान। तो 837 कब्रिस्तान क्या था? तो 837 कब्रिस्तान का मतलब यह है कि एक कब्र, एक समाधि मिला है, उस कब्र के अंदर जिस व्यक्ति को दफन किया गया था उसके साथ 37 छोटे छोटे कलश यानी कि मृत भांड है। छोटे छोटे क्या है? कलश यानी कि मृत भांड है। उसके अंदर उनके प्रिय पदार्थ या उनके जीवन की जो उपयोगी, जो जिसमें कि उनको ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसके वो ज्यादा शौकीन थे, ठीक है, वो खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं, वो उनके आभूषण से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको मतलब कि उस कलश में भरकर उनके साथ उसको भेज दिया जाता है। उनकी धार्मिक आस्था थी कि ये इस लोक को छोड़कर उस लोक में चले गए हैं, तो उस लोक में जब ये गए या जाएंगे तो उनको इन सारे सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो उसके साथ उसको भी भेज देते हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी हमको इस तरह की चीजें देखने को मिली है। मतलब कि चीजें यहां तक हमको देखने को मिलती है कि पुरुष के मरने के बाद महिलाओं को भी उनके साथ दफन कर दिया जाता था, जिसको हम वर्तमान में सती प्रथा के तौर पे देखते हैं। सती प्रथा और उसमें बस अंतर इतना था, युगल समाधि उसको बोलते हैं। युगल समाधि और सती प्रथा में इतना था कि सती प्रथा में जलाने की प्रथा थी और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या थी, दफनाने की प्रथा थी। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या करते थे, बॉडी को दफनाते थे, यानी कि पुरुष के मरने के बाद स्त्री को भी उसके साथ दफन कर दिया जाता था। ठीक है, इसको हम युगल समाधि के नाम से जानते हैं। अच्छा, कहीं कहीं अगर किसी पुरुष की स्त्री पहले ही मर चुकी है, उसकी स्त्री नहीं है, तो उसके साथ किसको दफन किया जाएगा, उसके साथ उसके प्रिय कोई पालतू जानवर अगर होगा तो उसको दफन कर दिया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, जो भी उसका प्रिय है, जिसको कि वो दफन कर सके आसानी से, तो उसके भी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। हमारे भारत में भी जो है बुर्जहोम से और रोपण से इस तरह के हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कहीं पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य है, तो कहीं पे मालिक के साथ बकरी को दफनाए जाने के साक्ष्य है। ठीक है, मिस्र मेसोपोटामिया में तो रानी के मरने के बाद या राजा के मरने के बाद दास और दासियों को भी दफन करने का जो है एविडेंस देखने को मिलता है। यानी कि उनकी ये मतलब की मनसा थी या उनकी ये धार्मिक आस्था थी कि इनके मरने के बाद, इनके जाने के बाद, हाँ, जब ये इस लोक को छोड़कर उस लोक में जाएंगे तो उनकी सेवा करने के लिए कोई उनके साथ होना चाहिए, इसलिए दास या दासियों को भी उनके साथ दफन कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था। ठीक है, तो आप कल्पना करिए कि क्या उस समय की सामाजिक स्थिति रही होगी। ठीक है, तो R37 कब्रिस्तान का मतलब यही है कि जो कब्रिस्तान है उसमें 37 मृतभांड पाए गए हैं, जिसको इतिहासकारों ने R37 कब्रिस्तान का नाम दिया। उसके बाद यश कब्रिस्तान दिख रहा है, यश कब्रिस्तान। तो यश कब्रिस्तान क्या है, यानी कि यहाँ पे कब्रिस्तान की जो हमको देखने को मिला है, तो इतने ज़्यादा कब्रिस्तानों के यहाँ पे हमको साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि उसकी जो एरिया है वो कुछ इस प्रकार से बनती है, एच आकार में, यानी कि जो समाधिकरण किया गया है वो उनका आकार, उनका जो शेप है कुछ इस प्रकार से किया गया, इसलिए इसको नाम दे दिया गया यश कब्रिस्तान। ठीक है, तो यश कब्रिस्तान और R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य हमको किस हड़प्पाई बस्ती से या सैंधव बस्ती से मिलती है, तो हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। उसके बाद महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यानी कि एक मोहर हमको देखने को मिलता है, कहां पे, हड़प्पा सभ्यता में। उस मोहर पर एक आकृति उत्कीर्ण की गई है, एक आकृति बनाया गया है। उस आकृति में एक महिला है और उस महिला के गर्भ से, उसके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधे को दिखाया गया है। उसके पेट से निकला हुआ क्या दिखा रहा है, एक पौधा दिखाया गया है। उस पौधे को इतिहासकारों ने क्या नाम दिया, मातृदेवी, मातृदेवी, मातृदेवी या धरती मां, या धरती मां। और एक नाम प्रजनन की देवी, प्रजनन की देवी। एक और नाम जान लीजिए, उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। ठीक है, यानी कि जो महिला के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई दिया गया है, इसका मतलब कि वो ये बताने और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसी धरती से, यानी कि ये जो धरती है ना, इस धरती से जो अनाज निकलता है, ठीक है, ये जो अनाज निकलता है ना, तो उसी अनाज को हम खा कर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो हम भूखे मर जाते हैं। इसलिए हमको धरती की क्या करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो उस समय के कलाकार, उस समय के आर्टिस्ट ने एक स्त्री के गर्भ से उस पौधों को दिखाया, यानी वो ये साबित करना चाह रहा है कि ये जो पौधा है ना, ये कहाँ से, ठीक है, ये पौधा कहां से निकल रहा है, इस धरती से। और धरती कौन है, धरती एक माता है। ठीक है, धरती क्या है, एक माता है। तो उस धरती मां से निकले हुए उस पौधे को उन्होंने मातृदेवी का नाम दिया। मातृदेवी मतलब धरती मां का नाम दिया। धरती मां का मतलब कि उनको प्रजनन की देवी, मतलब यहीं से प्रजनन करके फसलें क्या होती है, उगती है, जिसको हम खाकर जीवित रहते हैं। ठीक है, तो जैसे इंसानों का प्रजनन होता है वैसे पेड़ पौधों का प्रजनन होता है। जैसे इंसानों का प्रजनन धरती मां, अपने मां से होता है, वैसे धरती मां से जो है कि फसलों का पैदावार होता है। तो इनको प्रजनन की देवी या उर्वरता की देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
अच्छा, एक खास बात यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक मात्रा में किसकी पूजा करते हैं? अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आपका आंसर होगा धरती माँ यानी कि मातृ देवी। जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज का मतलब कि माताओं की प्रधानता, स्त्रियों की प्रधानता थी, यानी कि घर की मुखिया या समाज की मेन जो मुखिया होती थी, जो मेन लीडर होती थी, वो कौन होती थी? महिलाओं ही होती थी। सर्वाधिक मात्रा में जो हमको टेराकोटा यानी मृण्मयी मूर्तियां मिली है वो महिलाओं यानी कि स्त्रियों को मिली है। टेराकोटा मतलब कि मिट्टी के मूर्ति या मिट्टी के बर्तन, दो मिट्टियां, ठीक है, चिकनी मिट्टी और दोमट मिट्टी। चिकनी मिट्टी या दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी या बलुई मिट्टी को मिक्स करके जो मिट्टी तैयार की जाती है उसी को हम टेराकोटा मिट्टी बोलते हैं या टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। तो उस टेराकोटा से बनाई हुई चीजें थी, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ से हमको सूती वस्त्र के भी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं, हमको जो एक श्रृंगार वगैरह के भी एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको मनके वगैरह के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली तौर पे हर तरह की चीज़ें जो समाज में मतलब होता है एक समाज की जीविका को चलाने के लिए, वो सारे एविडेंस हमको मिलते हैं, मगर जो मुख्य एविडेंस है वो यही है जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास को, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करेंगे और मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में बताइए कि मोहनजोदड़ो में हमको क्या क्या एविडेंस देखने को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।